बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा लेवल अप करिए अपने क्वेश्चंस का, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप से सोचिए, जितने भी डेट्स वगैरह है उनको मोस्ट इंपोर्टेंट ले लीजिए। यानी आईआईएमटी में तो जी 2 दिन एग्जाम हुआ था। जी 2 दिन में क्या होता है ना सर कि इसमें 2 सेक्शन होते जी हैं फॉर्म के भी, कि पहले दिन आप कौन से सब्जेक्ट देना चाहते हो, दूसरे दिन कौन से देना चाहते हो। तो मेरा पहले दिन तो था सर कि मेरे तीनों डोमेन थे जी। फर्स्ट दिन, यानी कि तीनों। सपनों को साकार करने से पहले सपने देखने पड़ते हैं, इसलिए बड़े सपने देखिए, कुछ बड़ा सोचिए। नमस्कार, मेरे साथ हैं साबिर चौधरी। नमस्ते सर। साबिर चौधरी एजुकेशन टू ऑल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। स्वागत है। थैंक यू। इन्होंने CUET एग्ज़ाम 2022 में दिया था और क्वालिफाई किया था। अभी ये DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom कर रहे हैं। 10th क्लास में ये हेड बॉय भी रहे थे स्कूल में। CUET एग्ज़ाम को NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है CUET एग्ज़ाम। हम साबिर से जानना चाहेंगे कि इन्होंने CUET एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की थी, फॉर्म कैसे भरा जाता है, सिलेबस क्या रहता है, इसका एग्ज़ाम किस प्रकार होता है, प्रश्न किस लेवल के होते हैं, ये सारी जानकारी हम साबिर से जानना चाहेंगे। तो साबिर, पहला प्रश्न है मेरा आपसे, CUET क्वालिफाई करने पर आपको कैसा लगा था? सर CUET क्वालिफाई करने पर मेरे लिए एक सपना ही था, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाए या टॉप यूनिवर्सिटी में जाए। तो मेरा भी एक सपना था दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का, बट मैंने CUET स्कोर कार्ड देखा और मेरे को भी नहीं पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो फाइनली सर मैं एडमिशन हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और एक सपना ही था जब लो हुआ, क्योंकि जो है ना सपना साकार हो गया सर मेरा। बिल्कुल, बहुत सारे लाखों बच्चे CUET एग्जाम देते हैं। यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, हर बच्चे का सपना होता है। यस सर। अगला मैं जानना चाहूँगा आपसे साबिर, CUET के फॉर्म कब और कैसे भरे जाते हैं? सर CUET का फॉर्म स्पेशली तो फरवरी या मार्च के बीच में भरे जाता है। NT की वेबसाइट पर हमेशा जाते रहिए और वहाँ पे आपको डेट मेंशन हो जाएगी कब तक भरे जाते हैं। तो ये मतलब नॉर्मली देखा गया है कि फरवरी और मार्च के बीच में भरे जाते हैं CUET के फॉर्म। जैसे अभी की बात करें तो शायद 30 मार्च लास्ट डेट बताई है। यस सर, राइट। किस तरह से भरे जाते हैं इसके फॉर्म? ऑनलाइन सर, ऑनलाइन भरे जाते हैं कंप्यूटर बेस। आप मतलब हमारे अगर मुजफ्फरनगर में या अदर वहाँ भी जाकर तो किसी कैफे में चले जाइए, वे लोग भर देंगे, कैफे वगैरह भर देंगे आराम से। यदि आपको थोड़ा सा ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो किसी कैफे पर जाकर के यस सर, कैफे में जाकर के वहाँ पे भरवा सकते हैं, हेल्प ली जा सकती है, फॉर्म भराया जा सकता है। अरे मैं तो यही रिकमेंड करूंगा सर कि आप कैफे पर ही जाइए, क्योंकि अपने आप गलती कम होती है। मतलब अगर हम अपने आप भरेंगे तो गलती ज्यादा होती है, क्योंकि एक बार गलती होगी तो सर एक समझ लिया ड्रॉप ही हो गया एक साल का। तो आप ड्रॉप ना करें तो इससे अच्छा कैफे में चले जाए। जी जी। इसके लिए डॉक्यूमेंट कुछ लगाने होते हैं क्या? हाँ सर, इसमें 10th-12th मार्कशीट और जो है ना आधार कार्ड वगैरह लगता है। और सर इसमें स्पेशली है मतलब सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जी। अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो सेंट्रल का करिए मेन। अगर आपने स्टेट का करा है ना तो स्टेट का आपको मान्य नहीं होगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिल्कुल जर्नल में आ जाओगे आप लोग। अगर आपको SC ST या OBC का लगाना है तो सेंट्रल का लगाइए बिल्कुल, और बहुत फायदा होता है OBC या कास्ट सर्टिफिकेट से। यानी जो बच्चे SC ST OBC कैटेगरी के हैं और वो इसका फायदा लेना चाहते हैं CUET एग्जाम में, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो। अच्छा, जो बच्चे मान चलो जैसे अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके पास तो 12th की मार्कशीट नहीं होगी। सर 12th की मार्कशीट नहीं होती है, बट पहले 10th की तो होती है ना। 10th के लगाने के बाद जब 12th का रिजल्ट आ जाएगा तो NTA एक हेल्प करता है बच्चों की, उनको एडिट का ऑप्शन दे देता है। एडिट का ऑप्शन दे देता है थोड़े दिन बाद, 15 दिन बाद आई थिंक, तो एडिट कर सकते हैं आप वहाँ पे 12th के मार्क्स जी। यानी 12th का रिजल्ट आने के बाद NTA उसमें एडिट का ऑप्शन देता है, उसका आपके ईमेल पर नोटिफिकेशन आता है। हाँ सर, ईमेल पर आता है। और वैसे भी NTA की वेबसाइट पर जो इसने CUET फॉर्म भरा है वो लगातार NTA की वेबसाइट जाते रहिए, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन निकलते हैं, तो कौन सा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है पता नहीं चलता है। आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो सर ये NTA की वेबसाइट क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA करके NTA.ac.in है सर जी। यानी NTA की वेबसाइट पर जाकर के जानकारी प्राप्त करें। बाकी 12th के रिजल्ट आने पर आप 12th के मार्क्स वहाँ पर
जब नोटिफिकेशन आएगा एनटीए वहाँ की पे ओर से आप फिल कर सकते हैं। फिल कर सकते हैं और एडिट करके सबमिट करना है। या ओके ओके। और एक बार एडिट हो गया तो उसके बाद नहीं होगा, इसलिए ध्यान से करना है क्योंकि एक टाइम में एडिट का ऑप्शन आता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आगे मैं जानना चाहूँगा साबिर आपसे, सीयूईटी का सिलेबस क्या रहता है? सर सीयूटी का सिलेबस नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो ओवरव्यू तो मतलब सीबीएसई से अलग रहता है, बट जो सीबीएसई में कट रहते हैं टॉपिक्स वे भी आते हैं एनटीए तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा एनटीए का सिलेबस फॉलो करें, सीबीएसई का नहीं। और सीबीएसई के जो है ना मतलब सीबीएसई का फॉलो करोगे तो आप थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, बट 12th बेस रहता है सारा नॉर्मली। जी सारा जितना भी 12th एनसीईआरटी है, राइट, यही बात कही आपने। 12th एनसीईआरटी रहता है और जो है ना 12th एनसीईआरटी के बाद बट जो टॉपिक्स सीबीएसई में कट रहते हैं वे भी आते हैं। वे भी आते हैं। हाँ। यानी तो जो भी सीयूईटी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको 12th की जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं राइट, उन सबको अच्छे से पढ़िए, पढ़ लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना यस चाहिए। सर। कुछ 11th का भी रहता है? सर 11th का रहता है, बस बेसिक का है, जो 11th में बेसिक्स आते हैं ना सर वे रहते हैं, रूल्स वगैरह और 10% आई थिंक 10%, बाकी ज्यादातर 12th का ही 12th का ही रहता है। जिसने 12th अच्छे से पढ़ी है उसका अच्छे से हो जाएगा। यानी 12th एनसीईआरटी जितनी भी बुक्स है वो सारी हाँ यस सर, पढ़ डालिए, अच्छे से रिवाइज कर डालिए, फाड़ दोगे। आगे मैं जानना चाहूंगा साबिर आपसे, इसके पेपर कितने और कौन कौन से होते हैं? सर इसके पेपर नॉर्मली मतलब ये 3 पार्ट में होता जी। है एग्जाम में। 3 पार्ट में पहला तो होता है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहले तो इंग्लिश मतलब लैंग्वेज का सेक्शन होता है, और दूसरा होता है डोमेन सब्जेक्ट, और तीसरा होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट तो एक होता है, और डोमेन में सर बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स मतलब मेन सब्जेक्ट हाँ। जैसे आपके कॉमर्स की बात करें तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी, या साइंस की बात करें पीसीएम, पीसीबी, या मैथ की जगह पर बायो, या राइट सर। और ऑब्वियसली आर्ट्स की बात करें तो ह्यूमैनिटीज, पॉलिटिकल साइंस, ये सब वगैरह। और एक इंग्लिश में तो इंग्लिश में सर बहुत सारी लैंग्वेज आती है, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बट नॉर्मली बच्चे हिंदी या इंग्लिश में तो चूज करते हैं। यानी लैंग्वेज कोई भी एक चूज करनी होती है। राइट सर, नहीं 2 कर सकते हैं लैंग्वेज, बट बच्चे अपने हेल्प के लिए तो एक ही करते हैं। आप डोमेन भी 6 या 7-8 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उन्हीं की 3 ही करना है, बट मिनिमम तो 3 करना है। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा आप 7 या 8 कर सकते हैं। और जनरल टेस्ट तो एक है, सिंगल जनरल टेस्ट में कोई वो नहीं है, उसमें चॉइस होती है। सर इसमें ऐसा होता है कि आपको जनरल टेस्ट देना है तो या नहीं देना है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक इंग्लिश दीजिए, मतलब इंग्लिश नहीं, एक लैंग्वेज दीजिए, और 3 डोमेन भरिए जो 12th में पढ़े थे। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेशली, मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो हर बच्चे नॉर्मली जिनका ड्रीम रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी रहता है या टॉप यूनिवर्सिटी रहता है, ज्यादातर डी में जाना चाहते हैं। राइट सर। तो मैं तो यही कहूंगा कि एक तो 3 तो डोमेन रखिए मेनली, जो 12th में पढ़े थे आपने। जो 12th में नहीं पढ़े ना तो वे आपके मान्य नहीं होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। अगर आपने साइंस के सब्जेक्ट भर दिए और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गए तो आपका शायद कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल सही बात तो है, वो ले ही नहीं सकते। वही सकते। पेपर लेंगे आप, ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्ट लेंगे जो आपने 12th में पढ़े थे। यस सर, राइट। तो 3 तो मेन सब्जेक्ट आपके 12th के हो गए, और एक लैंग्वेज हो गई। और जनरल टेस्ट तो जरूर दीजिए, क्योंकि मोस्टली मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ आपका तो बहुत सारे, जैसे बीएचयू हो गया सर, बीएचयू में एक तो अकाउंट्स चाहिए और एक बीएसटी चाहिए और एक जनरल टेस्ट चाहिए। बीएचयू एक टॉप यूनिवर्सिटी है ना सर, तो इसलिए जनरल टेस्ट जरूर देना चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत। अच्छा, इसमें जीके और रीजनिंग वाला जो जनरल पेपर है, इसके ऑप्शन में भी और भी पेपर रहते होंगे, उसकी जगह पे कोई और देना चाहो तो वो दे सकते हैं? जनरल टेस्ट में सर, जनरल टेस्ट में सिर्फ एक ही जनरल टेस्ट ही होता है। अच्छा, इसका कोई जैसे विकल्प नहीं है? नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो मतलब आपके हिसाब से ये हर बच्चे को देना चाहिए और उसमें फॉर्म में भरना चाहिए सर। बिल्कुल। आगे मैं जानना चाहूंगा साबिर आपसे, आपने इसकी तैयारी कैसे की थी? सर मेरी तैयारी मतलब एक तो 12th बेस पर ही थी, क्योंकि हमारे टीचर्स थे, उन्होंने हमें 12th पे इतना अच्छा पढ़ाया। आपने सर इतना अच्छा पढ़ाया हमें हिंदी, और जो है ना सर सीरियसली सर मैं दिल से आपको बहुत बड़ा आभारी हूँ सर। आपने इतना अच्छा पढ़ाया, और हमारे टीचर्स थे 12th के, इतना हार्डवर्क, रात के 12-12 बजे लोग हमारे साथ खड़े रहे, बिल्कुल क्वेश्चन पे क्वेश्चन। सर लिटरली जो है ना 12th मतलब बोर्ड था ना सर, तो बोर्ड के एग्जाम के 1 दिन पहले तक हमारे टीचर्स हमें क्वेश्चन भेजते रहे, आप भेजते रहे, वीडियोस भेजते रहे सर। तो मुकेश सर, पारुल मैम जुड़े रहे। हाँ सर, सब लिटरली सर, पारुल मैम, आदेश सर इंग्लिश में काफी सारा मैटर भेजते थे आपको एग्जाम। आपने हमें रातों रात इतनी वीडियो प्रोवाइड करी, तो सर
सर हमारे 12th में ऐसी इतनी अच्छी तैयारी हो गई जी, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 88% मेरे 12th में मार्क्स आए थे, और सर इसलिए तो मेरे 12th में अच्छी तैयारी थी, तो सीयूईटी में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ मुझे करने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और सीयूईटी में भी सर जैसे अब बोर्ड एग्जाम हो गया तो 1.5 महीना बचा था, जी। तो 1.5 महीना मैंने थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करा जहाँ पे मेरी गलतियाँ थी बोर्ड्स जी, में, जी, और जो है ना पढ़ा थोड़ा सा और लेवल हाई किया, जी, जो है ना right। सीयूईटी के पर्पज से जो मतलब टॉपिक्स कट हो गए थे जी, उनको मैंने उनको भी कवर किया। हाँ उनको भी कवर करके और मैं सीयूईटी देने चला गया। और एक और चीज, आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ पार्ट एमसीक्यू टाइप था, कुछ हाँ। रिटन पार्ट था, या राइट सर। लेकिन जो सीयूईटी एग्जाम वो ऑल ओवर पूरा का पूरा एमसीक्यू टाइप होता है। ऑल ओवर एमसीक्यू। तो जो बच्चे सीयूईटी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने 12th पढ़ाई है, 11th 12th या अभी एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपने पढ़ा है, तो Yes। उसको थोड़ा सा यदि सीयूईटी एग्जाम देना चाहते हैं तो उसको एमसीक्यू की दृष्टि से पढ़ें, और Yes, एक sir। बार फिर से रिवाइज करें सारे टॉपिक एनसीईआरटी बुक से, और उसमें Yes, देखें कहाँ पर कौन सा एमसीक्यू बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू टाइप। राइट सर, राइट। एमसीक्यू की दृष्टि से एक बार फिर से रिवाइज कर डालें। यस सर, राइट। बिल्कुल, जैसा कि साबिर चौधरी ने किया, और आज डीयू से बीकॉम कर रहे हैं। आगे मैं जानना चाहूँगा साबिर आपसे, इसका एग्जाम कैसे हुआ था और प्रश्न कैसे आते हैं, लेवल क्या रहता है, कितना समय मिलता है? सर इसमें जो है ना मतलब इसमें सेंटर लगते हैं स्पेशली, तो सीबीटी मोड होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये जी, ऑनलाइन। ऑनलाइन है मतलब मुन्नी घर से नहीं होता सर, जाकर सेंटर में जाकर के देना होता है। सेंटर कहाँ पड़ा था? आपका हमारा सेंटर यहाँ पे मेरठ आईआईएमटी में पड़ा था। इसमें 3 सेंटर का प्रेफरेंस देनी होती है कि पहला सेंटर आप कौन सा लोगे, अच्छा। दूसरा कौन सा वो लोगे, फॉर्म भरते ही हाँ। सेंटर चॉइस। या राइट, जैसे नीट वगैरह में होता है जी, ऑब्वियसली जी, बात है। ओके। तो सर एनटीए कराती है, तो जो है ना यहाँ पे मेरठ में लगा था आईआईएमटी में, तो 2 दिन एग्जाम हुआ था। जी। 2 दिन में क्या होता है ना सर कि इसमें 2 सेक्शन होते हैं फॉर्म के भी, कि पहले दिन आप कौन से सब्जेक्ट देना चाहते हो, दूसरे दिन कौन से देना चाहते हो। तो मेरा पहले दिन तो था सर कि मेरे तीनों डोमेन थे। फर्स्ट दिन यानी कि तीनों अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, और दूसरे दिन था मेरा इंग्लिश और जनरल टेस्ट। क्योंकि सर उसमें ये हो गया ना कि फ्लो बना रहता है। डोमेन में तो सर ऑब्वियसली बात है कि फ्लो रहेगा तो अच्छा रहेगा, और जनरल टेस्ट और इंग्लिश थोड़ा डिफरेंट था। तो जनरल टेस्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं था आज तक, तो इस वजह से मैंने उसको नेक्स्ट दिन रखा कि आराम से चले जाएगी। तो 2 दिन होता है, सभी का होगा। अगर इस साल चेंज हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता, बट हमारे में जैसा था मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो हमारा आईएमटी में लगा था, सीबीटी मोड था, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद जो है ना तो वहाँ पे आपको 45 मिनट मिलती है। कितने यानी जो सब्जेक्ट वाले पेपर थे आपके, अकाउंटेंसी डोमेन यानी मेन सब्जेक्ट 12th वाले, या डोमेन सब्जेक्ट बोलते हैं, उनके लिए आपको हर पेपर के लिए 45 मिनट। हाँ 45 ही क्वेश्चन होते हैं, बट 40 क्वेश्चन करने होते हैं उनमें से। अच्छा, क्वेश्चन भी हर सब्जेक्ट के जो मेन सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन, या राइट 45 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन हाँ करने होते हैं। 40 क्वेश्चन 45 मिनट में करने। या राइट सर। और इंग्लिश में भी ऐसा ही था, इंग्लिश में 45 क्वेश्चन थे, 40 करने थे, बट 45 मिनट थी। जी जी 45 मिनट। अच्छा, लैंग्वेज में भी आपको 45 मिनट मिले थे, यार और क्वेश्चन 45 थे एमसीक्यू टाइप सारे, या एमसीक्यू टाइप, और 40 करना। यस सर। और जनरल टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट था। नेक्स्ट डे जनरल टेस्ट में आपको 75 क्वेश्चन मिलते हैं, 75 में से 15 छोड़ने होते हैं, 60 करने होते हैं, और मिनट मिलते हैं आपको 60, यानी कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट। यस सर। यानी जो जनरल टेस्ट है आपका जीके और रीजनिंग वाला, उसके लिए 60 मिनट मिला था। 75 क्वेश्चन थे, जिनमें से आपको 75 में से 60 क्वेश्चन करने थे। और सर मतलब इसमें मेनली जो एनटीए खेल जाता है ना, वो टाइम की वजह से खेल जाता है, क्योंकि सर कंपटीशन बहुत है, और टाइम 1 मिनट में क्वेश्चन करना सर थोड़ा। तो क्वेश्चन एक एक करके आ रहे थे उस पर स्क्रीन पर, या सारे क्वेश्चन एक साथ आ रहे थे? नहीं सर, एक एक करके। हाँ। यदि मान चलो कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ नेगेटिव मार्किंग है सर। तो इसमें जैसे मान चलो आपको कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो क्या उसमें स्किप का ऑप्शन? हाँ सर, उसमें नीचे रहते हैं ना 1 2 3 4 5 45 तक नंबर बने रहते हैं। तो आपको कौन से क्वेश्चन पर जाना है, तो मान लो आपको फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया आपने अटेम्प्ट, आपको 4th क्वेश्चन पर जाना है, तो वहाँ पे 4th क्वेश्चन का मतलब 4th निशान बना रहेगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं, 4th क्वेश्चन पे जा सकते हैं। यानी आपको जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसे स्किप करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करके 4th पर जा सकते हैं। और आपको वापस भी जाना होता है, मान लो सेकंड पर जाना है दोबारा, तो आप जा सकते हैं, बट से चेक कर सकते हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंटेंसी का पेपर कर रहे हो सीधा इकोनॉमिक्स पे स्किप करना है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, मतलब उस सब्जेक्ट के पहले करना उसी सब्जेक्ट को होगा सर। ओके, यानी जो मेन सब्जेक्ट हैं 12th वाले, उनमें 45 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 45 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं, और टाइम 45 मिनट है। 45 ऐसे ही 45
मिनट लैंग्वेज Language के के, लिए yes, sir. और जी के रीजनिंग यानी जो जनरल पेपर है उसके लिए 60 मिनट यस 60 और 60 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन एक 1 मार्क्स जी ओके ओके। इसका जो एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन आते हैं इसमें सीयूईटी में उनका लेवल क्या रहता है सागर? सर उनका लेवल मतलब नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो थोड़ा मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि 12th बेस, क्योंकि अगर 12th बेस ही हो गया तो फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा, तो थोड़ा हाई रहता है, बट ठीक है मतलब जिसने 12th अच्छे से करी है और थोड़ा सा और अपने आप को प्रिपेयर कर ले एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन की तरह से, तो वो हो जाएगा क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी थोड़ा सा इजी, मीडियम और हाई लेवल, तीनों ही लेवल के क्वेश्चन, तीनों लेवल के क्वेश्चन आते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं 12th क्लास की, उनको एक बार एमसीक्यू की नजर से रिवाइज कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए तो सीयूईटी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और मेनली मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि बच्चे ध्यान से पढ़े, जो है ना बच्चे रट्टा मारे, ऐसा होना है सर बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं समझते हुए, क्योंकि समझ गया ना सर तो एमसीक्यू तो समझने से बनते हैं, वहां पे लिखना तो नहीं होता ना, इस वजह से सर। राइट। आगे मैं जानना चाहूंगा साबिर आपसे, क्या आपने ऑनलाइन एग्जाम देने की प्रैक्टिस की थी? जैसे आपने 12th किया, ऑनलाइन एग्जाम आपने पहली बार दिया होगा, इससे पहले तो कोई ऑनलाइन एग्जाम दिया नहीं होगा? नहीं सर नहीं, कंप्यूटर पर। तो क्या आपने इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी पहले? सर प्रैक्टिस तो नहीं कह सकते, बट हाँ मेरे पास कंप्यूटर, तो मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है, तो इस वजह से जो है ना मेरे को हेल्प हो गई थोड़ी। बट जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट कोई नहीं, इतने ज्यादा हार्ड एंड वो नहीं है, हो जाएगा ठीक, आप आराम से दे सकते हैं हाँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंप्यूटर पर बैठने की, चलाने की, थोड़ा सा जो जनरल चीजें, हालांकि आजकल बच्चों को बहुत कुछ आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बैठ करके 2-4 दिन प्रैक्टिस कर लें। हाँ हमारे स्कूल में लैब है और लैब में जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे विद्यालय के बच्चे अपने लैब में आते हैं, हमारे बच्चों को तो आता ही है। बिल्कुल। एक जो जैसे माईगोव पर जो ऑनलाइन क्विज होती हैं, थोड़ा सा भले ही मोबाइल पर ही उसकी ऑनलाइन जो क्विज है माईगोव पर, उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा जी। और कंप्यूटर पर बैठ करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें इसकी तो और भी बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे मैं जानना चाहूँगा साबिर आपसे, एडमिशन के लिए आपने कितनी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को चुना था? सर मैंने एडमिशन के लिए तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि ऐसा होता है ना सर कि 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो होता है कि मेरे को सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, जैसे BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU, तो बट एक ऐसा होता है कि हाँ मेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो सर मैं जो था मतलब ड्रीम तो होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का, बट कंफर्म तो नहीं था ना सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाए या नहीं चले जाए, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी चूज करने की कोशिश करी। और NTA भी है एडवाइस देता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी फिल करे, क्योंकि जोन सी यूनिवर्सिटी आपने CUET में फिल करी थी उसी में आप एडमिशन ले सकते हैं बाद में। तो अन्य में हाँ, जो मान लो आपने DU फिल नहीं किया CUET में, तो आप CUET में मतलब CUET के थ्रू DU में एडमिशन नहीं ले सकते। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जिन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए उनको फॉर्म भरते इसमें चॉइस में भरना चाहिए, और जिसमें आप चाहते हैं उसको फर्स्ट पर रखना चाहिए, फर्स्ट पर रखिए, और जो है ना कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है ना मान लो मैंने ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी फिल करी थी, और स्पेशली सर दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सबसे ऊपर थी, DU फर्स्ट पर रखा, DU, और सेकंड पर अगर मैं गलत नहीं तो BHU वगैरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आगे मैं जानना चाहूंगा साबिर आपसे, CUET एग्जाम का रिजल्ट आ गया था, तो रिजल्ट के बाद एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है एडमिशन के लिए CUET एग्जाम रिजल्ट के बाद? हाँ सर, ये मोस्टली मतलब मैं भी एक हूँ कि जिनको कन्फ्यूजन हुई थी बहुत ज़्यादा, और जो है ना हमारे पास तो कोई साधन नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, किसी को कुछ नहीं पता था। सब बच्चे ही फर्स्ट टाइम ही होते हैं CUET एग्जाम देने वाले? नहीं सर, मतलब ऐसा होता है ना, हमारे में कुछ नहीं पता था कैसे फॉर्म भर जाएंगे, बट लेकिन जो इस साल दे रहे हैं उनको पता है। बट मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना CUET फॉर्म भर करके एग्जाम दे करके टेंशन फ्री ना रहे, बिल्कुल भी आप चेक करते रहे। मान लो आपको DU में जाना है तो DU की वेबसाइट पर जाते रहे, du.ac.in पर ये वेबसाइट है, और जो है ना वहाँ पे, या फिर du.admission.in, ये एक दूसरी वेबसाइट है, एडमिशन की वेबसाइट है मेनली। तो इसमें जो है CSCS पोर्टल के फॉर्म निकलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम होता है ये CSCS पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ पे अलग से फॉर्म भरना पड़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं, सभी यूनिवर्सिटी का। मान लो आपको BHU में या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप उनका अलग से फॉर्म भरिए, नूनी की CUET भर दिया, उसमें यूनिवर्सिटी भर दी तो आप टेंशन फ्री हो गए, नहीं, उनको अलग से फॉर्म भरना पड़ता है।
तो उनका अलग से फॉर्म का ध्यान रखिए। अगर आपको डेट निकल गई दिल्ली यूनिवर्सिटी की या बीएचयू की, तो आप शायद मतलब रिजल्ट को लेकर के कहाँ जाएंगे सीयूईटी का, क्योंकि यूजफुल नहीं है सर। तो इस वजह से आप जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं आप, उनका फॉर्म का ध्यान रखिए, उनके अलग से फॉर्म भरे जाएंगे। मेन बात तो यही है। यानी सीयूईटी एग्जाम रिजल्ट के बाद, सीयूईटी क्वालिफाई करने के बाद आपने जो फॉर्म में जिस यूनिवर्सिटी को चुना था, यस सर, उसके लिए आपको फिर अलग से अप्लाई करना होगा, फॉर्म भरना होगा एडमिशन के लिए। या राइट सर, बिल्कुल। जी। जैसे मान चलो सागर सीयूईटी क्वालिफाई कर लिया आपने, ठीक है, और आपने जो चॉइस भरी थी फॉर्म में, यस सर, तो उनमें से चॉइस आपने 5 भरी, तो क्या 5 में आपको फॉर्म भरना है, फिर उसमें एडमिशन की क्या आपको प्रक्रिया रहती है? सर मान लो हमने 5 यूनिवर्सिटी भरी फॉर एग्जाम्पल, और जो है ना हमको मान लो हमें कंफर्म तो नहीं है ना सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, बीएचयू में हो जाएगा, बट आपको लग रहा है कि अगर आप कंफर्म हो, श्योर हो कि मेरा इतने मार्क्स आए हुए हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भरना चाहते हो अदर यूनिवर्सिटी या नहीं। सीयूईटी एग्जाम में आपके क्या रैंक रही है, कितने मार्क्स आए हैं, उस पर डिपेंड करता है रिजल्ट, सीयूईटी के रिजल्ट के बाद कि आपका यूनिवर्सिटी में, डीयू में या किसी में भी एडमिशन होगा या नहीं होगा। मेन सीयूईटी एग्जाम का रिजल्ट और उसके जो मार्क्स हैं वही है सर। राइट। यदि आपने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, अच्छी मेरिट आपकी, तो आपका जो आपकी चॉइस यूनिवर्सिटी है फर्स्ट, वही आपको मिल जाएगी। लेकिन सीयूईटी रिजल्ट के बाद उसका फॉर्म भरना होगा, एडमिशन के लिए अलग से अप्लाई करना होगा उनकी वेबसाइट पर जाकर के। जी, बिल्कुल। आगे मैं जानना चाहूँगा आपसे साबिर, ये जो सीयूईटी एग्जाम है वो कितने मार्क्स का हुआ था और आपके उसमें कितने मार्क्स आए थे? सर मैं मतलब अलग अलग होते हैं सर। मान लीजिए आप, अगर हम इंग्लिश की लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज 200 मार्क्स का, डोमेन की बात करें तो डोमेन भी 200 मार्क्स के हुए थे, 200 और 200, तो उनका आप कंबाइन कर लीजिए जितना होगा। और जनरल टेस्ट में 300 मार्क्स का हुआ था, जनरल टेस्ट 300 मार्क्स का था। अगर हम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्पज से बताऊँ तो मैं बीकॉम के लिए या बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए जो भी है, तो उनको चाहिए कि 3 तो डोमेन चाहिए और एक लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज में कोई सा भी हो सकता है, पर स्पेशली इंग्लिश ही फिल करे। तो एक जो है ना डोमेन में तो 3 थे मेरे, अकाउंट्स, इको और बीएसटी और इंग्लिश था। तो सर मेरे बैठ रहे थे 700 मार्क्स, यानी 3 जो 12th वाले मेन सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज और ये क्या बोलते हैं उसको, 3 डोमेन और एक लैंग्वेज। जनरल टेस्ट बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मांगती, बट बीएचयू मांगती है। तो सर ऐसा होता है ना कि मेरे 700 या 800 मार्क्स बैठ रहे थे, उसमें से मेरे जो है 600 मार्क्स थे, बिल्कुल 600 पॉइंट कुछ थे, तो मैंने 600 भी बता दिए ऐसे प्रूव करके। तो सर आई थिंक यानी मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन हो गया। यानी अच्छी मेरिट रही थी आपकी, अच्छे ही मार्क्स आए थे, तभी तो आप डीयू से बीकॉम कर रहे हो। राइट जी, बिल्कुल। साबिर, जो बच्चे इसका एग्जाम देने जा रहे हैं या फ्यूचर में सीयूईटी एग्जाम देंगे, उनको कुछ कहना चाहोगे? कोई टिप्स, कोई सफलता का मंत्र देना चाहोगे? सर बस ऐसा, मतलब मैं भी इतना टीचर्स तो नहीं हूँ, पर आप लोग हो, आप गाइड करिए सर। मतलब आपने गाइड किया हुआ है ऑलरेडी, आप जाने इतने अच्छे टीचर्स, आपसे हम प्रेरणा लेते हैं सर। आपका एक्सपीरियंस रहा है ना, आपने इस एग्जाम को दिया है, एक्सपीरियंस किया है, बट सर टिप्स बताइए। हम भी आप लोगों से ही सीखते हैं सर जाना। पर हम भी, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि थोड़ा बस 12th का बेस पढ़िए, 12th बेसिक्स क्लियर करिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन बेसिक्स से आते हैं। बेसिक क्लियर करके, और जैसे 12th अच्छे से पढ़िए और थोड़ा सा लेवल अप कर लीजिए अपना। बस नूनी की 12th के बेस पर ही बैठे, थोड़ा सा मतलब ऐसा है ना सर, डिफरेंस तो होगा इतना थोड़ा बहुत, क्योंकि सीयूईटी में फिर बोर्ड में क्या डिफरेंस रहेगा। तो थोड़ा सा लेवल अप करिए अपने क्वेश्चंस के, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप से सोचिए, जितने भी डेट्स वगैरह है उनको मोस्ट इंपोर्टेंट ले लीजिए। यानी आपने 12th सिलेबस पढ़ाई है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन एक बार उनको फिर से एमसीक्यू की नज़र से डीपली थोड़ा सा पढ़िए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइए। राइट सर, यस सर, बिल्कुल। और कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, बस यही कहना चाहूँगा कि सर ऑल द बेस्ट सभी को, जो भी मेरे जूनियर्स है या फिर कोई मेरे जो सीयूईटी देना चाह रहे हैं, तो अच्छे से आप पढ़िए। और मैं तो स्पेशली सर आप लोगों का, अपने टीचर्स का और स्पेशली अपने पेरेंट्स का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, और आप लोगों ने फुल बोर्ड में आप लोगों ने सपोर्ट किया, बल्कि आप जो है ना सर हमेशा हमारे साथ खड़े रहिए। मैं तो यही जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस सभी भाई बहन के लिए उपयोगी साबित होगा। जो भी
भाई बहन सीयूईटी एग्जाम देने जा रहे हैं या फ्यूचर में देंगे, उन सभी को सफल जीवन की मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, All the गुड best, लक, all the best. जय हिंद।